लिए उसका प्रयोग कर सके। तो मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है उसने आईएफसीआई के इस अधिकार को सुरक्षित ही नहीं रखा है बल्कि और प्रशस्त किया है। केवल एक औपचारिकता निभाने की आवश्यकता जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि हमें ऐसा करने के पहले अपने ग्राहक को नोटिस देना चाहिए और वो नोटिस हमने दे दिया है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि जीटीएल के मुद्दे पर जो न्यायिक बातें उभरी हैं वो आईएफसीआई के विरोध में जाती हैं। वो आईएफसीआई के पक्ष में हैं और सर्वथा पक्ष में हैं और इस निर्णय का लाभ आईएफसीआई को ही नहीं बाकी सब लेंडरों को भी होगा, बाकी सब भी जो बैंक हैं या एनबीएफसी हैं उनको होगा जो ऐसी सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करती हैं। मिस्टर रॉय, एक और पॉजिटिव जो आईएफसीआई के लिए है, आपने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बैंकिंग के लिए देखी। आईएफसीआई क्या कहां स्टैंड करता है इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक और क्या आईएफसीआई इंटरेस्टेड होगा बैंकिंग लाइसेंस के लिए? क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप इस मुद्दे पर? एक ही बात पॉजिटिव नहीं है आईएफसीआई के बारे में। आईएफसीआई खुद में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जैसा मैंने कहा, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूरे वित्तीय क्षेत्र पूरे वित्तीय क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार की प्रगति आईएफसीआई ने की है, मेरे ख्याल से दूसरी कोई संस्था नहीं है। जहां तक कि बैंकिंग लाइसेंस का प्रश्न है, ये हमारा मानना है कि आईएफसीआई का जो स्वरूप है, इसका जो चरित्र है, ये हमें आशा प्रदान करता है कि बैंकिंग के दरवाजे जब खुले तो उसमें हम भी प्रविष्ट हों। हमारी 64 साल की जो हमारा इतिहास रहा है वो शायद फाइनेंशियल सेक्टर्स के अप्स एंड डाउन से जो प्रभावित होता रहा, शायद हमको 1995 में ही बैंकिंग लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए था और हमें उसको ले लेना चाहिए था और उससे हमारी बहुत सारी मुसीबतें बच जाती हैं। लेकिन खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अब तो हमें इस बात का इंतजार है कि जो गाइडलाइंस आई हैं उस पर जल्दी से जल्दी आगे कदम उठाते हुए जो एप्लीकेशंस वगैरह का जो प्रोसेस है वो शुरू हो। जहां तक की गाइडलाइंस हैं उसमें अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात लें, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की बात लें, कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात लें, कंपनी की निवेश उठा सकने की बात लें, हमारा ये मानना है कि आईएफसीआई हर एक कसौटी पर बैंकिंग के लिए खरा उतरता है। जी जी मिस्टर रॉय, इसके साथ साथ आपसे ये भी सवाल समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे किस तरह का असर फिलहाल पड़ा है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कल आरबीआई क्या कदम उठा सकता है और साथ ही किस तरह का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप इस साल पोस्ट कर पाएंगे? आपका ये सवाल जो है वो बहुत सारे सवाल इसमें ये लिए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंटरेस्ट रेट जो है उनकी वृद्धि ने पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर और मैं कहूँगा पूरे निवेश के माहौल पर जिसको कहा जाए पानी गिराने का काम किया है और शायद उसकी मंशा भी यही रहती है। तो वो जो है एक जो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए शायद ज़रूरी था। पर यह भी बात सही है कि आज निवेश जो है वो शायद केवल ब्याज की दरों से ही प्रभावित नहीं हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के वातावरण में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निवेश के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और सिर्फ वो ब्याज की दरें नहीं है। तो ये जिसको कहा जाए कि एक बड़ा आसान प्रश्न नहीं है कि अब कल आरबीआई क्या करने जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये दोनों चीजें वो ध्यान में रखेंगे और शायद मुझे ये प्रसन्नता होगी कि अगर अब जो है निवेश के जिसको कहा जाए उसके प्रतिकूल असर को देखते हुए ब्याज की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी से बचा जाए। लेकिन ये मेरी आशा है, आरबीआई को अख्तियार है कि वो क्या करे।
जहां तक कि दूसरी बात जो हमारे से संबंध रखती है कि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या होगा। हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत स्वस्थ रहे हैं, करीब अब जो है, जब ये भी इसके बारे में भी बता दूं कि 4 साल पहले हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेगेटिव होते थे, अब वो 2.5% के आसपास पहुंच चुके हैं। ये बड़ा स्वस्थ इंटरेस्ट मार्जिन है, इससे ज्यादा बहुत बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके और खतरे पैदा होते हैं। उससे जो है, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है उस पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत स्वस्थ है और मैं यही चाहूंगा कि यहीं तक बना रहे और निवेश का जो वातावरण है उसमें सुधार हो। जी जी मिस्टर राय, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, आपसे बात करने के लिए तो बहुत सारे टॉप मुद्दे हैं, लेकिन जरूर हम आपको वापस बुलाने की कोशिश करेंगे और बातचीत होगी IFCI के आगे की प्लानिंग से बारे में। लेकिन फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। IFCI में निवेश की क्या राय है जानेंगे मधुमिता घोष से इस छोटे से ब्रेक के बाद। नो योर कंपनी और आज बातचीत चल रही है IFCI के बारे में। अब जुड़ रही है हमारे साथ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट की मधुमिता घोष। मधुमिता, क्या राय है आपकी IFCI पर? देखिए, ये कंपनी फाइनेंशियल NBFC है और ये जो कंपनी है इसमें अभी इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीमेंटली इंक्रीज किए हुए हैं। अगर आप कंपेयर करो दूसरे पीयर के साथ, हालांकि कम है, 2.67% है, दूसरे कंपनीज लाइक PFC वगैरह का 4% है। लेकिन हमें आगे चल के कैसा ग्रोथ देगा ये कंपनी, वो देखने से उनके जो प्रोजेक्ट फाइनेंस पोर्टफोलियो है, स्ट्रांगली इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, हाईवेज, ये सब में उनकी अच्छी एक्सपोजर है। प्लस उनकी जो कंसल्टेंसी वर्टिकल है वो वर्ल्ड क्लास है, काफ़ी ग्लोबल कंसल्टेंट्स के जैसे हैं जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ये सब में कंसल्टेंसी देती है। और तीसरा जो है, ये बैंकिंग लाइसेंस को उनको अच्छा सा ट्रिगर मिल सकता है। और चौथा उनका वैल्यूएशन जो खाली 0.6 है कंपेयर टू अदर्स जो आपके 0.9 या 1.2 ऐसे हैं। तो एट दिस वैल्यूएशन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मुझे लगती है फ्रॉम 35 डाउनसाइड बहुत ही कम है, अपसाइड ही दिख रहा है। एटलीस्ट 45 रुपीज़ तक जा सकता है 1 से 2 साल के अंदर। ऑलराइट मधुमिता, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मधुमिता यहाँ पर IFCI में खरीदारी की राय दे रही हैं। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बेहतर, 1 साल में 45 तक का टारगेट है। नो योर कंपनी में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा।